अंदाज में, क्योंकि 30 तक आपका पीडीएफ डाल दिया गया जा चुका है। तो एकदम सुपर फास्ट 40 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर हम लोग इसको लपेटने का प्रयास करेंगे। इसके बाद का 20 जो सेट रहेगा उसको थोड़ा हम लोग बेस्ट लेवल का रखेंगे। शुरू का 20 सेट में रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, पजल टाइप, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस को और इस प्रकार के रैंकिंग टेस्ट टाइप क्वेश्चन को डाला गया है। इधर सीरीज टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रीजनिंग में डाला जा रहा है, क्लॉक कैलेंडर ये सब से भी डाला जा रहा है। फिर आगे जो भी अपडेटेड क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं वो 20 सेट में डालेंगे। तो हर तरीका से आप मजबूत होकर जाइएगा। मैथ में भी हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस दे रखे हैं, यूट्यूब पे भी लगातार जुड़ते रहिए आप लोग। संख्याएं 51, 52, 53 ... 100 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 51 आभाज्य संख्या नहीं है, 52 आभाज्य संख्या नहीं है, 53 आभाज्य संख्या है। तो इतना में सबसे छोटी 53 हो गई। और हम सभी जानते हैं कि 100 तक में सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है, क्योंकि 99 होता नहीं है आभाज्य। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 7 3 10 के 0 बचा 1, 9 5 14 1 15। तो यहाँ पे 150 हम सभी का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम सभी का आंसर 150 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज ये अगला दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य कथन नहीं है। एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती है। सर्वांगसम मतलब बराबर, सर्व अंग समान, सम्मुख भुजाएं आमने सामने, सही बात है। आयत के आमने सामने के बराबर भी होता है, समांतर भी होता है, तो सही है। यहाँ बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, तो ये गलत है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण को ये अपनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के मतलब आमने सामने भुजा समांतर, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं क्योंकि उसमें 90 डिग्री कोण नहीं होता। एक आयत के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का कोण 180 डिग्री होता है, तो कोई भी आसन्न कोणों का योग 180, क्योंकि 90-90 होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे गलत कौन है, तो ये गलत है, बी गलत है। गलत क्यों है, एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। एक आयत के जो विकर्ण है एक दूसरे को बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा में आधा आधा, भले वे 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं लेकिन समद्विभाजित करते हैं। अभी बोल रहा है समद्विभाजित नहीं करते हैं, इसलिए ये जो है गलत हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हम सभी का आंसर हो गया। बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 5-3 है और इसका अंतर 54 है, तो अंतर की तुलना अंतर से और छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे मैं ऑफर धमाका दे देता हूँ। पिछला जो सेट था 29वां बहुत ही धाकड़ मैथ वाला सेट था, बढ़िया लगा, आपने देखा। इस प्रकार से आगे का 20 सेट भी उसी प्रकार से मैं लाने वाला हूँ। तो आगे बढ़िए। तीसरा, 3 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 81 है। 5 पेंसिल और 3 पेन का कुल मूल्य 71 है, तो 1 पेंसिल और 2 पेन, तो यहाँ लीनियर इक्वेशन से बन जाएगा बहुत बढ़िया से। बाय लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हैं। देखिए, कहता है 3 पेंसिल प्लस 5 पेन बराबर 81 रुपया। समीकरण 1 हो गया। आगे बढ़िए। 5 पेंसिल प्लस 3 पेन बराबर 71 रुपया। निकालना हम सभी का है 1 पेंसिल और 2 पेन। तो आप हल कर सकते हैं या जोड़िएगा तो 1 पेन प्लस 1 पेंसिल का तो निकल जाएगा, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि सोचिए कि पेन का कितना पेंसिल का कितना रखें कि 81 रुपया आ जाए। या 1 पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य पूछ रहा है, हमें 81 लाना है, तो कितना रखें। मान लिया जाए कि हम इसका 10 रुपया रख लेते हैं, 10 रुपया, और 50, तो 7-21 नहीं। चलिए निकाल ही लीजिए। मान लिया पेन का निकालना है पेंसिल सेम करिए, या पेंसिल निकालना है तो पेन सेम करिए, या तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 8 कॉमन लीजिएगा, तो पेंसिल प्लस पेन जोड़िएगा तो 5 3 8 बराबर ये हो जाएगा 2
एक एक दो और 8 और 7 15, 115। फिर 8 से ही कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, बचा कितना? तो 8 9 72। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोच सकते हैं आराम से, पेंसिल अब पेन जोड़ के 19 आ रहा है, तो कितना ले? जोड़ के 19 आ रहा है, तो कितना ले कि जोड़ के 19 आए? तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं कि 15 और 4 ले लें। 15 यदि हम लेते हैं पेंसिल, 3 पेंसिल 5 पेन, तो पेन का कीमत यहाँ है 5 पेंसिल 3 पेन, तो पेन का कीमत ज़्यादा होगा। मान लिया जाए इसका हम 12 लेते हैं, इसका 7 लेते हैं, तो 12 पचे 60, इसका 12 लेते हैं तो 12 पच 60, 7 लेते हैं 7 21 21 आ गया। इसका 12 लेते हैं 12 तिया 36, 7 लेते हैं 7 5 35, जोड़ के 71 आ गया। इसका मतलब पेंसिल का, एक पेंसिल का कीमत 7 रुपया और एक पेन का कीमत 12 रुपया। लेकिन पूछ रहा है कि इसलिए एक पेंसिल और प्लस 2 पेन, तो एक पेंसिल मतलब 7 गुना 1 प्लस 2 पेन मतलब 12 गुना 2, तो 7 और प्लस 24 बराबर 31। तो यहाँ पे जो हम सभी का आंसर आएगा वो 31 आएगा। तो सोचने पर ये मजबूर किया है। बढ़िया है। सरकार अभी किसका बनेगा क्या पता है, लेकिन टक्कर कांटों का हुआ है। और ठीक है, सरकार जिसका भी बने, विपक्ष मजबूत रहेगा तो विद्यार्थी के लिए भी आवाज उठाया जाएगा। जैसे मान लिया जाए अग्निवीर, ये सब जैसा कदम उठाया गया, 4 साल के लिए नौकरी करो बाहर जाओ, उसमें भी जीवन का खतरा। तो यदि बहुमत को अच्छा सीट रहता ज़्यादा तो सब अग्निवीर नहीं पास हो पाता, बिल ही नहीं पास हो पाता। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार किसी का भी हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सरकार किसी का भी हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिलती है। तो 3 साड़ी खरीदेगा 2 मुफ्त मिलेगा, तो कुल मिला के अंकित मूल्य 5 हो गया। कुल मिला के अंकित मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। और छूट कितना हो गया? जो छूट मिल रहा है ये 2 हो गया। तो यहाँ छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटा अंकित मूल्य। तो 2/5 देखते ही आप 40% मार सकते हैं, क्योंकि 2/5 बराबर 40% आपको याद है। नहीं तो परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, 5 से गुना करेंगे 100, 20 दूनी 40%। तो यहाँ पर 40%। बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या के दुगने और 3 गुने की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल क्या है? बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 के दुगने और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या होता है 997। आप देख लीजिएगा, यही होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, इसके 3 गुने। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997 होता है, तो इसका 3 गुना का योगफल क्या है? तो इसको 2 से गुना करिए, इसको 3 से गुना करिए और जोड़ के बताइए। इसको जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आ गया मजा। आ जाइए छठा। ये तो बस ऑफर धमाका आपको है, इसमें हम क्या बता सकते हैं, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, तो ये आराम से आप निकाल लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। कहता है यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा? तो पहले तो इस संख्या दिया हुआ है, इसको क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। तो सबसे बड़ा 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। 4 तक तो ठीक है, 9 8 7 6 5 4, 3 2 1 होना चाहिए। 2 2 दिया, 2 2 1, चलो ऐसे 3 2 1 होना चाहिए। 3 2 1।
एगो कोई आप सुधार लीजिए। अच्छा, तो कहता बाएं से तीसरे तो बाएं से तीसरे, और दाएं से चौथे तो दाएं से चौथे। अंक का गुणनफल तो गुणनफल 7 गुना 4, सचों का कितना होना चाहिए 28, कितना होना चाहिए 28, सचों के 28। टेक्नीशियन में भी कम वैकेंसी दिया है, 30 लाख सरकारी नौकरी देता मोदी तो रेलवे का सीट कम कर दिया है। हाँ, ऐसे भी कांग्रेस सब दिन जो गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए ठीक रही है हमेशा के लिए, शुरू से ही, और बीजेपी पूंजीपतियों का सरकार रही है स्टार्टिंग से ही। तो इस बार सबक मिला है बीजेपी को। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 होगी? तो बोल रहा है कि तो सिंपल है, एसआई में, साधारण ब्याज में एसआई में दर बराबर सीधा होता है, हम सभी जानते हैं कि ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। तो ब्याज कितना है 520 है, गुना 100 बटा मूलधन 1300 है, और गुना समय 5 वर्ष है। तो आप बताइए इतना % होगा, जल्दी से आप काट के बताएं। सभी विद्यार्थी जल्दी से काट के बताएं, सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए। कुछ काम कर रहा था, तो ये तो क्लियर कर लिया आप लोग, ले आए आंसर। 8% ले आए तो आपके विश्वास पे बिल्कुल हम मार सकता हूं आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। कहता संख्या पी और क्यू का मध्यानुपाती 8 है, तो पी और क्यू का मध्यानुपाती तो पी क्यू होगा, इतना बराबर 8। तो बोल रहा है युग्म पी और क्यू का मान क्या होगा, इसमें पी और क्यू का। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये पी क्यू बराबर हो गया 64। और अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से देखिए कि पी और क्यू को क्या रखें कि गुना करके 64 आ जाए। तो बोले सर एक ही को में तो 64 आ रहा है, तो पी को हम किसी एक को 16 रखते हैं, इसको 4 रखते हैं, तो 64 आ जाएगा। और ऐसा स्थिति में तो एक ही ऑप्शन ना आएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 टेबुलेशन का क्वेश्चन है। कहता निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभागों मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। पुरुष और महिला, यहाँ पुरुष होना चाहिए, पुरुष और महिला, ईमेल है और फीमेल को दर्शाता है। मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला मिला के, और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उत्पादन विभाग में कुल और संचालन विभाग में कुल, संचालन
संचालन, संचालन, उत्पादन विभाग में कुल और संचालन विभाग में कुल का रेशियो निकालिए। उत्पादन विभाग में कुल और संचालन विभाग में कुल का रेशियो निकालिए। उत्पादन विभाग में कुल 160 155 मिला के 505 और 16 15 31 315। संचालन विभाग में कुल 8 2 10 के 0 बचा 1 12 और 14 26 1 27 270। तो यहाँ पे हो गया 200 315 270, 315 और 270। तो अब हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। 9 से कट रहा है 9 3 27, 9 5 45, 9 से कट रहा है 9 3 27, और भी 5 से 7 5 35, 6 5 30। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि 7:6 हम सभी का आंसर आ गया। तो इसमें बस यही पूछता है, रेशियो, एवरेज या परसेंटेज पूछेगा और कुछ खास पूछेगा नहीं। कहता है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता इतना रुपए के लाभ, ये जो 777 है ये लाभ है, यहाँ बोल रहा है 10% का लाभ है। तो लाभ की तुलना लाभ से क्रय मूल्य निकालना है 100 से, लाभ की तुलना लाभ से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। इतना रुपए का लाभ है, यहाँ 10% का लाभ, तो 2 शून्य से पॉइंट खत्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, तो 777 7,777 हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 11 के प्रथम 12 गुणज पूछे, 9 के प्रथम 10 गुणज पूछे, 3 के प्रथम 5 गुणज पूछे। जितना का गुणज पूछता है उतना उतना से ही आगे बढ़ता है। जैसे 11 का प्रथम गुणज तो 11 ही होगा, दूसरा 11 दूनी 22, फिर 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 ही बढ़ते जाएगा। तो जब समान अंतर से आगे बढ़ते जाते हैं तो सीधा होता है ऐसी स्थिति में औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। औसत बराबर सीधा होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो प्रथम कितना है? तो प्रथम 11 है, और 12वां गुणज पुत 11 गुने 12 132 होगा, तो प्लस 132 बटा 2। अब 11 प्लस 11वां मतलब प्रथम, अब 12वां 12 गुणज है तो 12वां अंतिम होगा बटा 2। तो 11 प्लस 132 बटा 2 काटिए जल्दी से और फटाफट बता दीजिए। आ जाइए, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब जब आया है मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि कहीं पर भी यदि आपको नजर आए, क्या क्या नजर आए, साइन ए बराबर कॉस बी नजर आए, tan ए बराबर कॉट बी नजर आए, और कॉसेक ए बराबर सेक बी, तो हमेशा याद आप रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो हमेशा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इका क्यों होता है? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदलता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में बदलता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट में बदलता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan में बदलता है। उसी प्रकार से कॉसेक 90 थीटा सेक में बदलता है, सेक 90 थीटा। तो कहीं भी साइन कॉस tan कॉट कॉसेक सेक बराबर हो तो दोनों का कोण जोड़ के 90 डिग्री होगा। यहाँ देखिए सेक है, कोण है 4a, यहाँ ई कोण है, सेक कॉस बराबर है तो दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री, यानी कि 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर जोड़ेंगे 90 डिग्री। 50 उधर चला जाएगा तो 4 3 7a बराबर 90 में 50 जाएगा 140 डिग्री। 7 से 7 दूनी 14 20 डिग्री, यानी a बराबर यदि पूछता है तो आंसर आपका आ गया 20 डिग्री। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a प्लस 75, इसलिए a प्लस 75 बराबर 20 प्लस 75 95 डिग्री। तो आप ऐसे ही आंसर मार दिए, जैसे 20 आया तो यहाँ 20 जोड़ के 95 डिग्री आप आंसर मार दिए, है ना। तो आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। 2 पाइप 100 और 22 एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। टंकी के पूरी तरह भरी होने पर यह सभी पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो केवल रिसाव के द्वारा, तो देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते ही आप भूल जाइएगा, लेकिन बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम लोग क्लियर करते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पहले आप ये आइए, ये कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा करने का प्रयास करता हूं ताकि
हम लोग स्पेस ज़्यादा बना पाए। ठीक है, अब आ जाइए, बहुत मज़ा आएगा। कहता है पहले दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई नाम का दो पाइप है जो 21 घंटे में, 21 आवर्स में एंड 24 आवर्स में टंकी को भर सकते हैं। कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी के तल में एक रिसाव है। मतलब मान लीजिए आप ही के घर में एक टंकी है, इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, आप ही दोनों खोल के चल आए और आराम से बैठा ले। आपको पता था कि दोनों मिलके इतना देर में भर देगा, लेकिन कहता है कि टंकी के तले में एक रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक समय लगता। तो किससे 48 मिनट अधिक? 21 घंटा से कि 24 घंटा से 48 मिनट अधिक? तो बोलिएगा नहीं सर, ये दोनों मिल के जितना देर में भर सकता था उससे 48 मिनट अधिक। तो अभी दोनों कितना देर में भर सकता था ये पता नहीं, तो पता कर लेते हैं। समय दिया हुआ है कि एक्स 21 घंटा में भर सकता है और वाई 24 घंटा में। तो यहाँ पे 24 इधर आ जाएगा, 21 इधर, 7 21 8 24। किसी एक को लेके चलेंगे 168, दोनों मिलके 8 7 15 की क्षमता से टी, यानी टी बराबर 168/15 घंटे, 168/15। तो ये दोनों मिलके 168/15 घंटे में भर सकता था। लेकिन एक्स प्लस वाई तो खुला हुआ ही था, लेकिन एगो जेड जिसको आप रिसाव कह सकते हैं, रिसाव, ये जेड भी खुला हुआ है, जिसके कारण इसको भरने में अधिक लग रहा है। कितना? 48 मिनट। तो किससे? ये दोनों मिलके जो भर रहा है ना 168/15 घंटे, इससे 48 मिनट अधिक। तो इसको 48/60 लिखेंगे, 48/60। अब काटेंगे 4 से, 12 चौक 48, 15 चौक 60। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया? यहाँ पे 15 15, देखिए इधर भी 15 इधर भी 15, तो 168 है, 12 180 हो गया। 15 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई तो भरने वाला है, लेकिन जेड रिसाव है, खाली करने वाला, जिसके कारण तीनों मिलके 12 घंटा लेता है। फिर सही है, एकदम बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को, बढ़िया समझिए क्वेश्चन को। दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकता है। अब आप तो ये सोच रहे हैं कि दोनों मिलकर भर देगा, आप चालू करके चलाए। अब कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी के तले में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। तो किससे 48 मिनट अधिक? ये दोनों मिल के जितना देर में भर सकता था, तो ये दोनों मिलके 168/15 घंटे में भर सकता था। इसमें 48 जोड़ दिए, घंटा में बदल दिए, काट छाट के 12 घंटा। तो यानी तीनों मिलके एक्स वाई भर रहा और जेड खाली कर रहा था, तीनों चल रहा था ना, रिसाव भी चल रहा था, आप देखे नहीं थे लेकिन चल रहा था, तो 12 घंटा में भरा। लेकिन इसको फिर से लिखेंगे आप, एक्स भर सकता था 21 घंटा में, वाई भर सकता था 24 घंटा में, और तीनों मिलकर चला तो 12 घंटा। तो बोल रहा है जेड जो है वो खाली कितना देर में कर सकता था, यही पूछना चाह रहा है कि जेड जो है खाली कितना देर में। तो जेड का क्षमता निकल जाएगा। बोले कैसे सर? एक्स बाई जेड, पहले क्षमता हम लोग निकालेंगे, अब फिर से क्षमता निकालेंगे। 1/12, 1/21, 1/24, हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 168 हो जाएगा। 12, 21 और 24 का एलसीएम 168 हो जाएगा। तो 12 से 14 बार में 168, 21 से 8 बार में और 24 से 7 बार में। अब आप खुद सोचिए कि तीनों का एक्स बाई जेड तीनों का क्षमता है 14, जिसमें एक्स 8 22 7 तो 8 7 15 और जेड मिला तो 14 हो गया। तो जेड का क्षमता -1 और ऐसे भी खाली वाले करने वाला क्षमता निगेटिव। तो संजोग से जेड का क्षमता -1 आ गया, इसलिए जो यहाँ 168 लाए थे वही आंसर आ गया। किसी को लेकर चलिए 12 × 14, 21 × 8 या 24 7 168। तो बोल रहा है रिसाव अकेले कितना देर में खाली कर देगा? टी बराबर 168 घंटा। ठीक है, टी बराबर 168 घंटा। तो इस प्रकार से तोड़ते चलिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 0.474747 रिपीट होते जा रहा है, मतलब यहां रेकरिंग का प्रयोग होगा। रेकरिंग
तो रेकरिंग जब करता है तो जितने अंक पर रेकरिंग है उतना बटा में 9 चला जाता है, तो ये सीधा 47/99 हो जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। चलिए आज ये 17, देखने में बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ते हैं। कहता है एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? तो देखने में लंबा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ये दो तरीका से बेचता है। फर्स्ट तरीका इसका यह है कि 25 लैपटॉप पर उसने 12% का लाभ कमाया है और बाकी के 15 लैपटॉप पर, 25 लैपटॉप पर 12%, 15 लैपटॉप पर 20% लाभ कमाया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 25 3 5 15, पहले इसका औसत निकाल लेते हैं कि पूरा पर इसको कितना लाभ हुआ 40 पर। तो 12 25 60 प्लस 20 3 60 अब बटा 5 3 8, तो 60 60 120 अब बटा 8, मतलब 15%। अब आइए अकेले दूसरा तरीका ये अपनाया है क्या कि 40 लैपटॉप को, कुल 40 18% लाभ पर बेचा है, तो फायदा तो इसी में। ये दो तरीका से बेटा है, टुकड़ा टुकड़ा हम 40 को 2 भाग में बांट दिया, 25 लैपटॉप पर 12% लाभ, 15 लैपटॉप पर 20% लाभ, तो कुल औसत लाभ इसको 15% मिल रहा है, 15%। लेकिन एक ही जगह बेचा है तो 18%। कितना अधिक है? तो बोलिए सर 3 अधिक या 3 कम, जो भी बोलिए, अंतर 3 का है और यहां बढ़ जाता है 3,000। हमें चाहिए क्रय मूल्य, 30,000 बढ़ जाता है। 30,000 की तुलना कितना से? 3 से। कुल क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, लेकिन कुल क्रय मूल्य नहीं चाहिए, प्रत्येक लैपटॉप का चाहिए, तो बटा में 40 करना होगा। प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य, प्रत्येक लैपटॉप का, प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य। चलिए काटिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 4 से 25 बार में कट गया, 3 से 1000 बार में कट गया, आंसर हो गया 25,000। यानी प्रति लैपटॉप जो क्रय मूल्य है वो 25,000 है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भॉइस जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे बहादुरों। तो यहाँ पे 18 हो गया, बस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1212 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1212 सोचिए कि 1212 लगभग किसका स्क्वायर है? कम से कम 1 से 40 तक आपको वर्ग याद रखना है, 1 से 20 तक क्यूब। तो आपको नहीं लग रहा है कि 34 के स्क्वायर और 35 के स्क्वायर के बीच, क्योंकि 34 के स्क्वायर 1156 होता है और 35 के स्क्वायर 1225 होता है। तो यदि बोलता है कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए तो पीछे जाते, बोल रहा है कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको नहीं लगता है कि 1212 में 1225 लाने के लिए 13 जोड़ने की आवश्यकता है? 13 जोड़ने पर, यदि घटाने पर बोलता तो आप देख लीजिए कितना घटाने पर। तो यहां बोल रहा है 13 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? तो 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पे आएगा?
तो ये लगभग में मैंने आपको बताया था कि 0.5 से ऊपर हो तो उसको अगला पूर्णांक लेना है, 0.5 से नीचे हो तो पिछला पूर्णांक। तो यहाँ 26.52 है तो यहाँ 27 ले लेंगे, 3.8 है तो यहाँ 4 ले लेंगे, 7.7 है तो यहाँ 8 ले लेंगे, गुना 2 तो है ही, 27.3 है तो यहाँ 26 से लेंगे। चलिए 27 चौका 108 हो गया, माइनस 8 दूनी 16 प्लस 26, 108 में से 16 घटेगा तो मुझे लगता है 92 होगा, प्लस 26 नहीं आ रहा है, कहीं पे गलती किया है, गुना भाग में कुछ गलती किया होगा, कहीं यहाँ पर भागा तो नहीं है, ठीक लिया। 27 चौके 108 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 26, 6 2 8 9 2 11, 118 आ रहा है, ये 181 का है लिख दिया भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार तो 118 ही होना चाहिए। देखो कहीं गलती तो नहीं है, देख लो बढ़िया से। मान लीजिए उसको 26 से लेते हैं तो 26 नहीं, फिर भी कहां से आएगा, छब्बीस के जगह 27 होगा, ओ यहाँ पे 27 ना होगा, ओह सो सॉरी, हाँ तब तो आंसर आ ही जाएगा। 27.39 है तो यहाँ पे 27 होगा, गलत ले लिए हम लोग। 27 चौके 108 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 27, तो अब तो आ ही गया, 92 प्लस 27 मिला के 119, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी कुल 15 रुपया 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ सीधे 23% कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 15 में 15 खरीदा है, मतलब एगो का क्रय मूल्य 1 रुपया और विक्रय मूल्य प्रत्येक का 1 रुपया 23 पैसा, तो समझिए 23% लाभ हो गया, 23% लाभ हो गया, 23% लाभ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी?